बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उस वक्त उसकी एनर्जी कितनी होगी, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट बोहर ने कैसे किया था वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ज़हन में ये बात होनी चाहिए, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तो उसमें हम दो टाइप्स की एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये r डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो इसके अंदर मौजूद काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आएगी किसी भी ऑर्बिट में। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का तो हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मैस एम उसका मैस है, वी उसकी वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी जब कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव करे, उसका मैस m हो, तो वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई है, इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने जो है वो डिस्कस करना है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास वर्क डन आपने पढ़ा हुआ है, वर्क डन हमारे पास आपने फिजिक्स में एक टर्म सीखी थी, अगर आपको याद हो कि जब किसी भी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को, ये देखें ये टेबल पे एक मार्कर पड़ा है, मैं यहाँ से उठाता हूँ उसको एक डेफिनेट हाइट h पे, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से मैंने कोई चीज को उठाया और उसको h हाइट के ऊपर ला के मैंने जो है वो प्लेस कर दिया है। तो मैंने यहां से उठाकर यहां लाके रखने के लिए जो वर्क किया है वो उसमें स्टोर हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि होगा वो वर्क, लेकिन उसी वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे भी यही बात आपने अप्लाई करनी है कि इलेक्ट्रॉन को पहले आप समझे कि ये इन्फिनिटी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से उठाकर हम r डिस्टेंस पे यहां लाकर रखते हैं न्यूक्लियस के करीब। क्या किया मैंने, दोबारा बताएं, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से उठाया, ये इन्फिनिटी से उठाने में जो उसको मैंने काम करना शुरू किया और इसको लाकर यहां r डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के करीब प्लेस किया, रखा, तो मैंने जो इसमें काम किया वो इसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये बात आपने समझनी है। अगर ये समझ आ गई है आपको कि हमने एक्चुअली वर्क डन कैलकुलेट करना है और उसी वर्क डन को हम क्या कह देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगली बात, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो अगली बात आप समझे अब क्या करने लगे हैं। अब वर्क हमारे पास किसके बराबर होता है आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू हाइट। यहां पे चूंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो फोर्स इनटू हाइट आप ले लें इसका। अब मुझे आपको एक और बात याद रखनी चाहिए, बल्कि आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि जब आप किसी लार्ज रीजन का, लार्ज एरिया के अंदर से वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, छोटे छोटे पोर्शन बना लेते हैं। ये देखें स्मॉल पोर्शन है डी एच, वो छोटे छोटे पोर्शंस का वर्क आप कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्ज करें इस स्मॉल पोर्शन का वर्क मैं ले लेता हूं F1 DH1, फिर F2 DH2, F3 DH3, F4 DH4। तो ये छोटे छोटे पोर्शंस के वर्क कैलकुलेट करके आप उन सब वर्क डन को क्या करते हैं, जमा कर लें, तो आपको जीरो से लेके एच हाइट तक जितना आपने वर्क किया है वो टोटल वर्क आ जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। अब जो लेटेस्ट हमारे पास एडवांस तरीका है जो है वो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने का, वो हमारे पास मैथमेटिकल एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है ये साइन है इंटीग्रेशन का, इसको अगर मैं सेपरेट से बना के दिखाऊंगा आपको तो आपने समझ ले, जो है एस की शक्ल का होता है, ये थोड़ा सा एस को लंबा कर दे तो ये जो है वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। साइन ऑफ समेशन भी है, यानी कि जैसा आप करते थे साइन ऑफ समेशन ऐसे लगाते थे, पहले ये लगाते थे तो टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा एफ डॉट डी एच, जो भी है सबको जमा करके आप साइन ऑफ समेशन लगाते थे पहले इस तरह का। लेकिन अब इस तरह वर्क डन कैलकुलेट नहीं करते, हम एक छोटे से पोर्शन एफ डॉट डी एच, ये जो डी एच है ये स्मॉल पोर्शन है, डी एच इसका ये स्मॉल पोर्शन है, इसका वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं एफ डॉट डी एच, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं कि कहां से लेके कहां तक, जीरो से लेके एच हाइट तक, जीरो से लेके एच हाइट, इसको बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लिमिट। जीरो से एच हाइट को क्या बोलते हैं, लिमिट। इस लिमिट के अंदर जो वर्क डन आएगा वो एफ डॉट डी एच होगा। अब इस बात को जो मैंने मिसाल दी है, अब मैं इसको अपने टॉपिक पे लेके आता हूं। हमने इलेक्ट्रॉन को कहां से उठाया, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से उठा के कहां रखा, आके
आर डिस्टेंस पे। तो इन्फिनिटी से लेकर आर तक जो हमने वर्क किया एफ डॉट डी आर, वो वर्क क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। बस ये बात आपने समझनी थी कि जो हम वर्क करते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से उठाकर आर डिस्टेंस पे लाके रखने के लिए उसको इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे कि फर्ज करें यहां से ये छोटा सा पोर्शन है, एक पोर्शन मैं इधर भी बना देता हूं, जैसे मैंने इधर बनाया हुआ है ना, ये समझ इधर पोर्शन बनाए हुए हैं, ये छोटा सा पोर्शन आप समझ रहे डी आर है। इस डी आर में जो वर्क डन है वो है एफ डॉट डी आर। फिर उन तमाम डी आर के वर्क को हम जमा करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स में उसको जमा का निशान क्या लगाना है आपने? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और फिर कहां से लेके कहां तक? इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर तक। तो ये जो टोटल वर्क डन आएगा यही पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होगी तो फिर हम उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर आगे सिंपल मैथमेटिक्स की रीअरेंजमेंट्स करेंगे तो हम एंड रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो ये बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली टोटल वर्क डन आएगा। स्मॉल पोर्शन के वर्क डन को कहते हैं एफ डॉट डी आर। ये छोटे पोर्शन का वर्क डन है, जब उसको इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं तो इसका मतलब पूरे रीजन का वर्क डन आ जाएगा और वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इस क्वेश्चन को मैंने देखा आपके सामने यहां तक दोबारा लिख दिया है। पोटेंशियल एनर्जी कह दिया इस वर्क डन को, ये है वर्क डन, ये क्या है? टोटल वर्क डन इन टोटल वर्क डन। कौन सा वर्क डन? इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस वर्क डन को मैंने क्या कह दिया है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कह दिया है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर मैंने इसको यहां लिख दिया है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स। कौन से फोर्स? कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में रेडियस की क्वेश्चन में यूज की थी, वो क्वेश्चन वहीं से आएगी। Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वहीं से हमने उठाई है, इसको हमने कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद क्या करना है? Z e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी कांस्टेंट्स पैरामीटर होंगे, जो भी कांस्टेंट पैरामीटर होंगे वो इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होना होता। उसको हम बाहर लिख देंगे। Z भी बाहर आ गया, इसके बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? सिर्फ ये आर स्क्वायर बचा और ये डी आर बचा। यानी कि अंदर सिर्फ क्या बचा हमारे पास? 1 ओवर आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये अंदर ही रहेगा, वेरिएबल्स अंदर रहेंगे। वेरिएबल इस साइन के अंदर यानी कि बाहर आगे लिखे जाएंगे। जो नॉन वेरिएबल्स हैं, जो कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं, उनको हमने बाहर लिख लेना है। अब ये एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 ओवर आर स्क्वायर का अब आंसर क्या आएगा? जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा बताएं ये 25 स्क्वायर रूट है, इसका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे सर फौरन 5 आंसर आएगा। अब आपको पता है ये 5 कैसे आया है? आपको पता है 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है 1 ओवर 2, कैंसिल हो जाता है तो आंसर 5 आ जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है। इसी तरह अगर मैं कोई फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर को बेटा ओपन करें तो क्या आंसर आएगा? आप फौरन बता सकते हैं सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले सारे याद हैं, सारे फॉर्मूले याद हैं। अगर मैं कहूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा? आप कहेंगे सर 1 के। आपने क्यों बताया? क्योंकि आपने मैट्रिक में ये सारे मैथमेटिक्स फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला हम सीखने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का मेजर पोर्शन है, जिसको हम पूरी तफसील से मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट पार्ट 2 में जाएंगे, समझेंगे। तो यहाँ तो आप देखें बायो वाले स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं और मैथ वाले स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैथ वाले स्टूडेंट पार्ट 1 में इसको पढ़ते ही नहीं है, उनको भी पता नहीं चलना ये कहां से आया। क्यों? ये आपको पता चल गया क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। इसका फॉर्मूला ओपन करूंगा आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा का आंसर आपने 1 बताया क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। इवन आप फर्स्ट ईयर में जो है वो मैथ पढ़ रहे हैं तब भी इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी तफसील पार्ट 2 में तफसील के साथ आती है। तो लेकिन हमारे चूंकि सिलेबस में उन्होंने लिखा हुआ है तो हम इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका आपको हिंट याद रखना। आपने वो हिंट क्या है कि 1 ओवर आर स्क्वायर का जो जैसे 25 के स्क्वायर रूट का आंसर आपको 5 याद है ना, सॉल्व ना भी करें तो आपको याद है, इसको भी आपने याद कर लेना है। क्या? 1 ओवर आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन का आंसर -1 ओवर आर होता है। क्या होता है? -1 ओवर आर। ये आपने याद ही करना है। वैसे इसका तरीका भी है, वो तरीका भी मैं बता देता हूं, लेकिन आपने करना
याद ही है। इसका तरीका ये होता है कि आर की पावर को आप ऊपर ले जाते हैं, इसको लिख देते हैं हम, आर की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2, क्या हो जाएगी -2, साथ डी आर वैसे ही आएगा और इंटीग्रेशन का साइन भी वैसे ही आएगा। ये समझ मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, आप डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। अब अगर किसी बच्चे को समझ आ जाए तो वो वेल एंड गुड, वो लिख भी सकता है। -2 है ना, तो इंटीग्रेशन का असूल ये है, रूल ये है कि आप जो पावर है उस पावर में एक ऐड कर दो, -2 + 1 कर दो, पावर में एक क्या कर दो, ऐड। फिर इन दोनों का आंसर निकालो कितना आता है, -2 + 1, क्या आंसर आएगा, -2 + 1 करें क्या आता है, -1 आता है ना, तो उसी से नीचे -1 से नीचे डिवाइड कर दो। तो ये समझ ले आपने इंटीग्रेट कर दिया है। ये आपने याद करना है फॉर्मूला, जैसे सीखते हैं कि a² + b² + 2ab, ये भी समझ ले मैंने एक फॉर्मूला सिखा दिया आपको कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कि जो वेरिएबल है उसकी जो भी पावर होगी, -2 पावर है यहाँ, इस -2 में +1 कर देना है। यानी कि अगर ये -2 ना होता, फर्ज करो ये x की पावर 2 होता, तो आप 2 में +1 कर देते, तो दोनों का आंसर का प्लस करें, 2 + 1 नीचे 3 आना था, 2 + 1 क्या आना था, 3, नीचे भी 3। यानी कि जो भी पावर हो वेरिएबल की उसमें 1 प्लस कर दें, जो भी पावर हो वेरिएबल की उसमें 1 प्लस करें, उनको प्लस करने से जो आंसर है उसको नीचे से डिवाइड भी कर दें, बात खत्म, बात खत्म। और भी तफसील है लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा करके देखें जरा आंसर क्या आया, इसका आंसर बताएं जरा, r की पावर -2 + 1 का आंसर क्या बना, r की पावर -1 ओवर -1, तो ये देखेंगे वही नहीं आ गया, ये माइनस मैंने शुरू में लिख दिया है, r की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/r, तो ये 1/r नीचे आ गया। क्लियर होगी बात। तो ये पोर्शन जो मैंने आपको समझाया है, इसको करेंगे कैसे, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करेंगे, ऐड करके जो आंसर आए उसी से नीचे डिवाइड कर दे, तो इंटीग्रेशन हो गई, इंटीग्रेशन हो गई। तो आप इसको देखो, ये भी वही आंसर आया है, देखो ये माइनस को मैं ऊपर लिख लूँ साथ, r की पावर -1 को लिख सकता हूँ 1/r, तो देखिए ये वही आंसर नहीं आ गया -1/r। तो इसको करने की जरूरत आपको नहीं है, करना चाहे तो वेल एंड गुड, मैंने समझा दिया है, लेकिन आप डायरेक्ट याद रख ले 1/r² है तो 1/r लिख देना है। अच्छा एक और तरीका भी है, हिंट, ये ऐसा होता नहीं है लेकिन टोटका बताने लगा हूं, शॉर्टकट। आप समझ लें एक r इस r से कट गया है, एक r इस dr से कट गया, तो पीछे 1/r बचा है, माइनस को याद रख ले, आप इतना तो याद रख ही सकते हैं। ऐसा होता नहीं है लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूं कि एक तरीका क्या पूरा कर ले, दूसरा तरीका भी याद रखने के लिए 1/r² का इंटीग्रेशन के बाद आंसर आता है -1/r, इसको याद कर ले अब। और ये dr भी खत्म हो जाता है, जैसे ये स्क्वायर रूट का साइन खत्म नहीं हो जाता जब आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सेम इस तरह जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोनों खत्म हो जाते हैं इक्वेशन से। इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन कर दी है, आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब आप स्क्वायरिंग कर देंगे a² + b² + 2ab, तो दोबारा ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर तो नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर तो अप्लाई कर दिया है। सेम इसी तरह यहां पे जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया तो ये साइन भी नहीं आएगा और ये साइन भी नहीं आएगा। तो ये मैं सारा आपको बता दिया है, इसको आप करना चाहे वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप इसको -1 आंसर याद रखें। जब ये इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया, पीछे क्या बचा, इन्फिनिटी और r, तो इस तरह आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इन्फिनिटी नीचे लिख देना है, ऊपर r लिख देना है। इसको बोलते हैं लिमिट्स, क्या बोलते हैं, लिमिट्स, कि कहां से लेके कहां तक वर्क डन किया है, इसका ये मतलब है। अब इन्फिनिटी से लेके r तक, अब जहां वेरिएबल होगा, जहां वेरिएबल होगा वहां लिमिट्स को पुट करते हैं। कैसे, ये भी आपने सिर्फ याद रखना है, क्या, जहां r है वहां r पुट करो, पहले 1/r आ गया, लेकिन ये माइनस पहले बाहर लिख लिया है, ये माइनस कहां लिख लिया है, बाहर। अब जहां r है 1/r एज इट इज, -1/r की जगह इन्फिनिटी लगा देना है, यानी कि ये r क्या था, वेरिएबल। अब r, ये r जो है, ये जो r था ये न्यूक्लियस के करीब भी हो सकता है, इन्फिनिटी पे भी हो सकता है, r तो कोई भी डिस्टेंस है ना, यहाँ पे भी r हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, किसी भी जगह पे। तो -1/r है ना, ये माइनस बाहर लिख लिया है, 1/r की जगह 1/r, ये जो r है ऊपर वाला r दोबारा लिख लिया, माइनस जहां r था उसकी जगह इन्फिनिटी लगाना है आपने, तो 1/∞, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर r था उसकी जगह पहले ऊपर वाली लिमिट लगानी है, वो ऑलरेडी r है तो 1/r ही आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर नीचे वाले r जो था उसकी जगह नीचे वाली लिमिट लगानी है, वो क्या है, इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे 1/∞, यहाँ 1/r, 1/r क्या है, ये वाला r,
1 ओवर इन्फिनिटी या 1 ओवर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर r माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी आएगा, और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये समझ ले वही क्वेश्चन आ जाएगी, ये माइनस शुरू में जा चुका है, तो ये शुरू में आ गया हुआ है, ये 1 ओवर r एज इट इज रहेगा, ये 0 हो गया। तो मैं हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगी बताएं, जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, बस और कुछ भी नहीं होगा। तो यही पोटेंशियल एनर्जी है और यही हमारा वर्क डन है, यही पोटेंशियल एनर्जी है और यही वर्क डन है। अब ये तो सारे स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स हैं, हमने वर्क डन निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अब ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट कर देना हमने, देखे जरा, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ एम स्क्वायर प्लस ये माइनस के साथ ही ना ब्रैकेट में माइनस लगाएंगे हम, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब आगे जो मैथ पढ़ेंगे हम, आगे जो पोर्शन पढ़ेंगे वो सिंपल रीअरेंजमेंट्स है। समझने वाला पोर्शन यहाँ ये वाला था कि ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फार्मूला। अब यहाँ कह रहे हैं ये एम वी स्क्वायर है, इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन जो रेडियस की हमने पढ़ी थी, जहां एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई लिखा था हमने, वहां से हम ये कैलकुलेट करेंगे, याद रखेंगे ये। लेकिन इसका भी आपको शॉर्टकट बताता हूं कि पीछे से याद नहीं करना आपने। आप देखो ये जो वैल्यू है, समझ लें ये जो वैल्यू है माइनस के साथ बगैर यहां लिख दें तो ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू भी यही है, याद रख लें। ये शॉर्टकट याद रखें कि आप पीछे से याद ना करें, आपने ये तो कैलकुलेट खुद ही की है ना, अभी हमने की है। इसी वैल्यू को एम वी स्क्वायर की जगह भी लगा दो, एम वी स्क्वायर की वैल्यू जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन से लेनी है, जो रेडियस की क्वेश्चन थी वहां से ना लें आप, यही वैल्यू आप यहां भी लिख दें, बस हिंट याद रखना कि माइनस नहीं लगाना, बस क्लियर है, माइनस सिर्फ यहां पे आता है। तो ये हमारे पास वही देखे चीज है, जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट आर, वही सारी इक्वेशन है, कोई भी चेंज नहीं है। अब आगे क्या करना है, अब ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, तो दोनों चीजें सेम हो तो कॉमन आ जाती है, तो ये पूरा फैक्टर जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ 1 ओवर 2 बचा, इधर माइनस ही सारा बाहर चला गया, क्या बचा 1, और 1/2 में से -1, अब आगे बहुत आसान है, 1/2 में से -1 करें तो क्या आता है, आपको पता है 1 में से हाफ माइनस होगा ना, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 1 किया तो माइनस हाफ हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ये एलसीएम लेकर ले, आपकी मर्जी है, तो माइनस हाफ आ गया, तो ये माइनस, ये जो माइनस शुरू में लिख दिया और ये 4 to the 8 हो गया। तो दिस इक्वेशन जो हमारे पास आ गई है, ये एनर्जी की इक्वेशन है, इसमें एनर्जी किसके बराबर है, माइनस जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आगे एक क्वेश्चन आपको याद करनी पड़ेगी हर हाल में, वो कौन सी है, ये मैंने रेड कलर से शो किया आर, ये रेडियस की वो वैल्यू है जो हमने अभी पिछले लेक्चर में रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट की थी। वो क्वेश्चन जहां z की वैल्यू अभी हमने 1 पुट नहीं की थी, उससे पिछली क्वेश्चन है, तो वो आपने याद करनी है। वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई m z e स्क्वायर, ये हमने पिछली क्वेश्चन से ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू सारी आपने इस r की जगह पुट करनी है। तो देखिए मैंने पहले सारा एक्सप्रेशन लिखा है, इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे लिखा है। अब ये जो नीचे r था, ये बटे के नीचे r है, इस r की जगह मैंने ये पूरा फैक्टर यहाँ पे लिख दिया है। अभी लिखा है बुक में, देखेंगे उसने डायरेक्ट करके कैलकुलेट करके सॉल्व भी कर दिया है, हमने ऐसा नहीं किया, हमने इसको समझना है, इसको मैंने सिर्फ पुट किया है। पुट करने के बाद क्या करेंगे, अब देखें कोई चीज कैंसिल होती है कैंसिल कर दें, जो कैंसिल नहीं होती फिर उसको रीअरेंज करें। क्या करना, देखें पहले देखिए ये जेड स्क्वायर है, कैसे हुआ, ये जेड ऊपर है ये जेड नीचे है, ये किससे कैंसिल नहीं होता, ये जेड ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ई स्क्वायर है, ये ई स्क्वायर भी किसी से कैंसिल नहीं होता, ये स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा तो ई 4 हो जाएगा। और ये एम है, ये एम भी किसी से कैंसिल नहीं होता, ये एम भी ऊपर चला जाएगा, तो जेड स्क्वायर ई 4 एम आपको पता चल गया ऊपर जो आई है कैसे आई है। अब आगे देखते हैं, ये 8 एज इट इज आ गया, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, यहाँ गायब कर दिया हमने, ये पाई जो है वो इस पाई से कैंसिल हो गया। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट ये वाला इस एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये n स्क्वायर एज इट इज आ गया, h स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। तो कटता सिर्फ क्या था, पाई कटता था और कोई भी यहाँ पे कैंसिल नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास आई, माइनस जेड स्क्वायर ई 4 एम ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, इसको आप नोट कर लें। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या चेंज करते हैं हम। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने z को 1 पुट कर दिया, बाकी सारी इक्वेशन सेम है। देखें en इज इक्वल टू माइनस, यहाँ z स्क्वायर था ना, z की जगह हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम अगर हम लेते हैं z 1 ले लेंगे,
E4m/8 स्केयर एट स्केयर एन स्केयर इसके साथ था, मैंने उसको अलग कर दिया जैसे हमने रेडियस की क्वेश्चन में भी अलग किया था, ताकि हम डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को कैलकुलेट कर सकें। उसके बाद फिर दोबारा आपको याद होगा ये सारा कांस्टेंट हमने वहां भी एक दफा पुट किया था, अगर आपको याद हो R = 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्केयर आया था, तो ये सारा फैक्टर भी कांस्टेंट है, चार्ज, मास, 8 एप्सिलॉन नॉट h, इन तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट नहीं करनी आपने याद रखनी कि ये आती है 2.178 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n स्केयर वेरिएबल है, ऐसे आएगा जूल, ये वैल्यू आपने याद करनी है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। उसके बाद देखें ये जो आंसर है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इन nth ऑर्बिट, यहाँ पे आखिरी स्टेप में n लिख दिया था, n का मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, तो nth ऑर्बिट यहाँ पे आएगा। अब एक बात तो ये होगी, अब ये जो एनर्जी की वैल्यू है ये एक एटम के लिए आई है, जूल्स में आई है, हम चाहते हैं एक मोल के लिए निकालें, तो एक मोल का मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स के लिए, तो उसके लिए एवोगाड्रोस नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, फिर ये जूल में है, इसको किलो जूल में लेके जाना हो तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इस वैल्यू को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें अगर, और 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो आंसर हमारा आ जाएगा किलो जूल्स पर मोल में, और इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाएगा -1313.315/n स्केयर किलो जूल्स पर मोल। दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। अब हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे कि अगर n की जगह पे हम डिफरेंट जो है वो पैरामीटर वैल्यूज पुट करते जाएं 1 2 3, तो फिर आंसर एनर्जी का क्या आएगा। देखिए हमने जो क्वेश्चन ड्राइव की थी उसमें यहाँ पे हमारे पास n स्केयर था, तो n स्केयर का मतलब यहाँ पे ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट की वैल्यू आप फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फाइंड करना चाहते हैं एनर्जी, तो वहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे, तो देखें फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्केयर ये एज इट इज आ जाएगी एनर्जी की वैल्यू। अब E2 सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ 2 का स्केयर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -328.32 किलो जूल्स पर मोल। इस तरह थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 का स्केयर पुट कर देंगे, इस तरह फोर्थ के लिए 4 का स्केयर पुट करके सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे अप टू सो ऑन, अगर इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है पड़ा हुआ है तो उसकी एनर्जी निकालनी है, तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी का स्केयर पुट करेंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या हो जाता है 0, तो इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होगी 0 विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, इंडिपेंडेंट होगा उसकी एनर्जी होगी, लेकिन न्यूक्लियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो 0 एनर्जी एग्जिबिट करेगा। अब हमारे पास क्या करना है हमने, अब हम देखना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में जैसे हमने रेडियस कैलकुलेट किया था, तो हमने कहा था सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के दरमियान गैप ज्यादा है, थर्ड और फोर्थ में और ज्यादा है, यानी कि ऑर्बिट्स के दरमियान गैप बढ़ता जा रहा था। हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्केयर, एन का स्केयर के हिसाब से डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा था ऑर्बिट्स के दरमियान। अब हम कहते हैं E2 माइनस E1 कैलकुलेट करते हैं कि इनका डिफरेंस क्या आता है, E2 माइनस E1 करके देखेंगे आप तो आंसर आएगा 984, E3 माइनस E2 करेंगे, तीसरे और दूसरे के दरमियान एनर्जी लेवल डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर आएगा 142.82, कम हो गया इससे। E4 माइनस E3 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर और कम हो गया, इससे क्या पता चला, जो जो आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे ऑर्बिट्स के दरमियान डिस्टेंस तो ज्यादा होता जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है लेकिन एनर्जी गैप कम होता जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके सामने है। E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा, E3 माइनस E2 में एनर्जी गैप थोड़ा कम हो जाएगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो जो आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी, जिस वजह से उसको अगले शेल में भेजना आसान होता जाएगा। फर्ज करें इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ग्रिप सबसे ज्यादा होगी, आप इसको यहाँ से उठाकर E2 में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, और कितनी चाहिए होगी 984, सबसे ज्यादा चाहिए होगी। इसी तरह अगर आप दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है रिवॉल्व कर रहा है तो आप थर्ड में लेके जाना चाहते हैं, चूंकि वो न्यूक्लियस से दूर है ऑलरेडी, तो उसके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप कम होने की वजह से उसको थर्ड ऑर्बिट में लेके जाना आसान होगा, इसलिए ओनली 182.40 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जबकि तीसरे से चौथे में लेके जाना है तो ये न्यूक्लियस से और दूर हो जाएगा, तो न्यूक्लियस की ग्रिप इस पर और कम हो जाएगी, तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको एक्साइट करने के लिए चौथे ऑर्बिट में लेके जाने के लिए ओनली 63.84, इससे पता चला जो जो आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी गैप कम होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से उठाएं और इन्फिनिटी में ले जाएं
तो इनके दरमियान एनर्जी गैप कितना होगा, तो E इन्फिनिटी माइनस E1 कैलकुलेट कर लें। E इन्फिनिटी हमने कैलकुलेट की थी 0 आती है, -1 माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है और ये माइनस इसकी वैल्यू है E1 की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ, अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट में से उठाएं और इन्फिनिटी पे ले जाएं, तो ऐसा करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 1313.315 किलो जूल्स पर मोल। जब इतनी एनर्जी आप देंगे तो इन्फिनिटी पे जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में वो रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन एटम से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका होगा तो ये एटम एटम नहीं रहेगा बल्कि हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि हाइड्रोजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन जो पहले ऑर्बिट में है उसको रिमूव कर दें, रिमूव करने का मतलब इन्फिनिटी पे ले जाएं, तो आप उसको कितनी एनर्जी देंगे, 1313.315 किलो जूल पर मोल। और ये एनर्जी क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। और ये जो कैलकुलेट की थी बोहर ने की थी, और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई थी वो भी इसके साथ वेरी क्लोज थी, उसके साथ मैच करती थी। तो दिस इज द अचीवमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल कि उसने थ्योरेटिकल मैथमेटिकली आपको वो वैल्यू बता दी जो एक्सपेरिमेंट से भी वेरीफाई होती है। तो ये हमने एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये 5th चैप्टर का। इससे पहले रेडियस की क्वेश्चन थी, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। शुरू वाला पोर्शन आपने अंडरस्टैंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी जो मैथ है वो सिंपल मैथ है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।